हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सेफ़ होंगे और घर पर होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कोर्ट फ़ीस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज मैं आप लोगों के साथ कोर्ट फ़ी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स डिस्कस करूंगी। तो हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कोर्ट फ़ी होती क्या है। तो कोर्ट फ़ी एक ऐसी फ़ी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लोगों पर इम्पोज की जाती है कोर्ट में कोई भी केस लड़ने के लिए। अब हम समझते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है। तो सरल शब्दों में कहूँ तो स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लगाती है लीगल डॉक्यूमेंट्स पे जिनके ट्रांजैक्शंस लीगली रिकॉर्ड होने होते हैं। जैसे अगर हम कभी एसेट्स खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर मैरिज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर मिलिट्री कमीशंस, तो ये सारी चीज़ें जब ऑन पेपर रिकॉर्ड होती हैं तो इनको लीगली रिकॉर्ड करने वाला जो टैक्स होता है वो स्टैम्प ड्यूटी होता है। अब आते हैं कि स्टैम्प पेपर क्या होता है। जो स्टैम्प पेपर होता है तो देखा जाए वैसे तो ये एक ब्लैंक पेपर होता है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, बट इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे हमारे पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं या फिर हमारी करेंसी नोट्स। तो वैसे तो ये ब्लैंक पेपर है पर इस पे प्रिंटेड वैल्यू जो है वो इस पे एक वैल्यू ऐड कर देती है। और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट फी एक्ट 1870, इस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो भी कोर्ट फी होगी वो स्टैम्प्स के थ्रू पे होगी। अब देखते हैं कि ये स्टैम्प्स आखिर मिलते कहाँ हैं और कैसे। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, हर कोर्ट प्रीमाइस में एक वेंडर होता है जो कि ये स्टैम्प्स बेचता है, हर वैल्यू के स्टैम्प्स होते हैं उसके पास। सेकेंडली, हर कोर्ट में ट्रेजरीज होती हैं जहाँ पे आप कैश देके इन स्टैम्प्स को खरीद सकते हो। थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ई कोर्ट पेमेंट सिस्टम जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 में लॉन्च किया था। हालांकि ये सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही अवेलेबल है एट प्रेजेंट। इसको लॉन्च करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जो कि ये था कि इससे लोगों की एनर्जी बचेगी बार बार कोर्ट जाने की, कोर्ट में स्टैम्प खरीदने की, फिर पे करने की। और साथों साथ इससे प्रिवेसी इश्यूज भी बहुत होंगे सेफगार्ड, एज बहुत सारे केसेस में बड़े बड़े अमाउंट की फ़ी पे होती है जिसमें लाखों के अमाउंट्स होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आज के ज़माने में इतने बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए किसी क्लर्क पे डिपेंड होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए प्रिवेसी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सिस्टम लॉन्च किया था। तो मूविंग फॉरवर्ड अब आते हैं कि आखिर जुडिशल स्टैम्प पेपर और नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। जो हमारा जुडिशल स्टैम्प पेपर होता है वो कोर्ट फ़ी पे करने के लिए यूज़ होता है जिससे कि कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड किए जा सकें। ये कोर्ट फ़ी स्टैम्प पेपर भी कहलाता है। जो हमारे सिविल प्लेन्स होते हैं या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं जिनका क्लेम अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि लैक्स में होता है। तो ऐसे केसेस में ये बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं बिकॉज़ इतने बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट होना या ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड होते हैं, तो ये बेनिफिशियल इसलिए भी कहलाए जाते हैं। अब ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एफिडेविट्स हो गई, लोन्स हो गए, मॉर्टगेजेस हो गए, इन सब चीज़ों के लिए। इनकी वैल्यू जो होती है वो बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी वसूलनी होती है उतना यूजुअली इनका अमाउंट हो जाता है। जैसे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 रुपये से लेकर 25,000 तक के स्टैम्प्स भी अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब आते हैं अंडरस्टैंड कि आखिर ये कोर्ट फी कैलकुलेट कैसे होती है। तो ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, जो कि आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। बिकॉज़ यहाँ पे स्टेट का काम होता है अपने हिसाब से कोर्ट फी को चेंज करना। साथों साथ कौन से टाइप के केस में कितनी फ़ीस लगेगी या उस केस के सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है, जो कि कोर्ट फी एक्ट के सेक्शन 7 में बताया गया है। और साथों साथ कोर्ट फी एक्ट 1870 के शेड्यूल 1 और 2 में पूरी लिस्ट दी गई है कि भाई कौन से केस में क्या फ़ीस रहेगी, कैसी रहेगी। तो मैंने कुछ हाइलाइट्स डाले हैं सेक्शन अपनी पीपीटी में, सेक्शन 7 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट के। जैसे कि उसमें मेंशन है कि जैसे कि अगर कोई भी मनी रिलेटेड सूट होता है तो कोर्ट फी कैलकुलेट होगी
ऑन द बेसिस ऑफ द जो क्लेम्ड अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट, जो भी क्लेम्ड अमाउंट है उसमें आपको कंपनसेशन, डैमेजेस वगैरह इन सबको ऐड करके आपकी कोर्ट फ़ी डिसाइड होती है। अब अगर आपका कोई मेंटेनेंस या एनुअलिटी से रिलेटेड कोई सूट है तो यहाँ पे कोर्ट फ़ी डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ द पेएबल अमाउंट। 1 साल का जो भी पेएबल अमाउंट होगा उसका जो 10 टाइम्स होगा उसके बेसिस पे आपकी कोर्ट फ़ी डिसाइड होती है। देन कमिंग टू द मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू होती है उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी कोर्ट फ़ी डिसाइड होती है, और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ना हो तो उसका वैल्यू मेमोरेंडम के हिसाब से जो भी क्लेमेंट मांगता है उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है। फिर आता है कि जो अपने लैंड्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, इन सब पे कैसे डिपेंड, इन सब की डिसाइड कैसे होगी कोर्ट फ़ी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होती है उसके हिसाब से डिसाइड होती है कोर्ट फ़ी। और अगर सब्जेक्ट मैटर लैंड है मान लीजिए तो उसका जो एनुअल रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे होता है, और अगर वो परमानेंटली सेटल्ड है तो फ़ी की वैल्यू होगी 10 टाइम्स, और अगर नहीं है परमानेंटली सेटल्ड तो फ़ी की वैल्यू होगी 5 टाइम्स रेवेन्यू पेएबल। अब अगर उस पर कोई रेवेन्यू नहीं पे हो रहा है तो फिर फ़ी कैसे पे होगी, तो भाई उस पर फ़ी डिसाइड होगी 15 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट जो कि उस लैंड से ऑब्टेंड हो रहा है। लेकिन अब अगर उस पर प्रॉफिट भी ऑब्टेंड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करती है, उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली कोर्ट देख के फिर डिसाइड करती है। अब समझते हैं हम कि आखिर कोर्ट फ़ी रिफ़ंड कौन से केसेस में होती है। तो यहाँ पे सेक्शन 13, 14, 15 एंड 16 ऑफ द कोर्ट फ़ी एक्ट 1870 में डिफरेंट केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट फ़ी रिफ़ंड होती है। जैसे कि जो हमारा सेक्शन 13 है वो ये कहता है कि अगर लोअर कोर्ट कोई भी मैटर रिजेक्ट कर देता है, फिर अगर अपील में कभी सूट रिमांड कर दिया जाता है तो फिर जो अपीलेट कोर्ट होती है वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करती है अपीलार्थी को कि भाई जिससे वो अपीलार्थी को ऑथराइज़ किया जाता है कि भाई आप कलेक्टर ऑफिस में जाके अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा फ़ीस अगर आपने लगाई है तो भाई वो आप जाके कलेक्ट कर लीजिए। फिर हमारा आता है सेक्शन 14 जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी जजमेंट की रिव्यू की फ़ीस अगर पे की गई है डिग्री के 90 डेज़ के बाद बिना किसी डिले के तो अपेलेंट जाके कलेक्टर से एक्सेस फ़ी रिफ़ंड कर सकता है, उसको कोर्ट सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है। फिर आता है हमारा सेक्शन 15। अगर कोर्ट के सामने कोई एप्लीकेशन आई और यहाँ पे कोर्ट ने अपना डिसीजन, पुराना वाला डिसीजन बदला कि भाई कोर्ट को ऐसा लगा कि जो उसका पिछला डिसीजन था वो या तो मिस्टेक ऑफ लॉ था या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तो यहाँ पे भी अपेलेंट को कोर्ट सर्टिफिकेट दे देती है जिससे वो ऑथराइज हो जाता है कलेक्टर से जाके रिफंडेड फ़ी मांगने का, उसको फिर फ़ी रिफ़ंड होके मिल जाती है। फिर आता है सेक्शन 16। ये बात बेसिकली करता है एडीआर पे, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, जहाँ पे कोर्ट पार्टीज़ को कहती है कि भाई आप अपना जो ये मैटर है वो जाके एडीआर के थ्रू सॉल्व कर लो। जैसे कि इस सेक्शन में बेसिकली सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी भी मेंशन्ड है कि भाई उसमें जो मेथड प्रिस्क्राइब्ड है एडीआर का उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करा लो। ठीक है, फिर अब समझते हैं कि भाई एग्जेम्पशन ऑफ कोर्ट फ़ी क्या होता है। अब जो एग्जेम्पशन ऑफ कोर्ट फ़ी होता है उसको बेसिकली मेंशन्ड है सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फ़ी एक्ट 1870 में, जिसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे कोर्ट फ़ी नहीं लगती। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन किए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पे कोर्ट फीस नहीं लगती। अब समझते हैं कि किसके पास पावर होती है कोर्ट फ़ी को कम करने की, मतलब कोर्ट फ़ी कब कम होती है, कब रिड्यूस होती है और कब रेमिट होती है। तो ये सेक्शन 35 ऑफ द कोर्ट फ़ी एक्ट के तहत आता है। इसमें ये लिखा है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम अपने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू ये नोटिफिकेशन पास कर सकती है पूरी या फिर किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेरिटरी के, बिकॉज ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब रिड्यूस कर रही है और कितना रिड्यूस कर रही है और कैसे रिड्यूस कर रही है और कौन से पार्ट में रिड्यूस कर रही है या रेमिट कर रही है कोर्ट फीस को। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।